अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स न्यू बुक में चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वेक्टर्स इन प्लेन। अब लफ्ज़ वेक्टर जो है ये आपने शायद फिजिक्स में पहले सुन रखा होगा। सो बहरहाल इसको हम डिटेल में देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 6.1 को, जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वेक्टर से रिलेटेड, और इसी तरीके से एक और क्वांटिटी है जिसे हम स्केलर्स बोलते हैं। सो बेसिकली इन दोनों के बारे में सीखेंगे। ओके, बाकी चैप्टर का ये एक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ब्रीफ सा। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। आप इसको रीड करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैथमेटिक्स के अंदर, जिसकी मदद से हम बहुत से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाकी इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे जाने से पहले आप एज्यूम करें कि आप स्कूल में खड़े हैं, आपका कोई दोस्त या कोई भी अननोन पर्सन आपसे आके पूछता है कि मैंने लाइब्रेरी जाना है, लेट्स एज्यूम, ठीक है। तो आप उसको क्या जवाब देंगे? ऑब्वियसली अगर आप उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहते हैं तो इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। आप उसको कहेंगे कि इस डायरेक्शन में चले जाएं और इतने फासले पे चले जाएं, यानी एक आप उसको डायरेक्शन बताएंगे, दूसरा आप उसको उसकी लेंथ बताएंगे। वो लेंथ फॉर एग्जांपल 50 मीटर्स है मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो 50 एक एक्चुअली नंबर है, आप उसको एक नंबर बताएंगे और उसके साथ में डायरेक्शन बता देंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसे सिनेरियोज जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए डायरेक्शन की और एक साथ में नंबर की ज़रूरत पड़े, उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। सिंपल, मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या जिनको डिफाइन करने के लिए आपको एक नंबर की और एक डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े। अब ये नंबर दरअसल होता है लेंथ, या इसका एक और नाम भी है, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये मैं आपको अभी बाद में जाके एक्सप्लेन करता हूँ मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं और एक्चुअली है क्या है। सो बहरहाल अभी आपने इसकी डेफिनेशन याद रख लेनी है। आई होप ये क्लियर हो चुकी है, ठीक है। ओके, अभी मैं वेक्टर की डेफिनेशन पे बाद में आता हूँ। पहले हमारा एक और टॉपिक है जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, और इससे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अगर आपको याद हो क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 में आपने इसके बारे में ऑलरेडी सीखा हुआ है। सो बहरहाल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, या इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये बेसिकली दो परपेंडिकुलर लाइंस की कलेक्शन होती है। आप समझ लें एक प्लेन है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है। इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक वर्टिकल लाइन जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। या इसको बाज़ औक़ात रेफरेंस पॉइंट भी कह लिया जाता है। और इस पॉइंट पर एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। क्लियर है? और इसके अलावा अब ये जो आपको एक प्लेन नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए उसको हम ऑर्डर्ड पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ओरिजिन पे एक्चुअली में एक्स भी ज़ीरो होता है और वाई भी ज़ीरो होता है। जैसे ही ओरिजिन के राइट साइड पे चलें तो वहाँ पर एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, रुकना नहीं है यहाँ पे, चलती जा रही हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसी तरीके से इस ओरिजिन के ऊपर की जानिब अगर आप देखें तो ये y की पॉजिटिव वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, बराबर फासले पे लेनी है और वो कुछ भी हो सकता है बराबर फासला, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव y वैल्यूज है। इसी तरीके से ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे आप नोटिस करें तो ये चूंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये x की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव थी, -1 -2, आई मीन -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ओरिजिन के नीचे की तरफ नेगेटिव वाई वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स की तरतीब है इस इन लाइंस के ऊपर। बाकी आप मज़ीद देख सकते हैं कि इन दो लाइंस ने इस प्लेन को 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। दिस पार्ट, उसके बाद है दिस वन, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से ये वाला और ये वाला। इनको भी नाम दिए गए हैं, ये नाम आपने याद रखने हैं। वेरी सिंपल, यहाँ से शुरू करना है हमेशा।
इसे कहते हैं दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चौथाई हिस्सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। आपको मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से ना। उसके बाद आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फाइनली दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर आप कोई भी पॉइंट ले लेना, कोई भी पॉइंट ले लें, मिसाल के तौर पर मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, इसके कोई ना कोई कंपोनेंट्स होंगे। एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जहरी बात है, इसको अगर मैं चले नाम दे देता हूँ क्यू का, क्यू का। ठीक है, इसका जो पहला नंबर होता है ना, इसे हम कहते हैं दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरे वाले को वाई कहते हैं। क्लियर है, फर्स्ट वाला एक्स और दूसरे वाला वाई। अब जहरी बात है, एक्स की और वाई की कोई ना कोई वैल्यूज होंगी, और उसके लिए आपने करना ये है कि ओरिजिन से शुरू करें, ओरिजिन से शुरू करें और देखें कि कितनी दूरी पर है ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। तो आप इस लाइन के ऊपर चलते जाए, 1 2 3 4, इसका मतलब है जो एक्स वैल्यू है ना वो 4 है। अब यहीं से ऊपर जाना शुरू कर दें, ऊपर जाना शुरू कर दें, देखें कितनी दूरी पे है वर्टिकली, 1 2 और ये 3, सिंपल। तो ये पॉइंट होगा 3। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसी तरीके से आप इस प्लेन के अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं जो कि इनफाइनाइट होंगे, आप इवन काउंट भी नहीं कर सकते, तो उसके अगेंस्ट आपको एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा, यानी एक एक्स वैल्यू मिलेगी और एक वाई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं दिस इज -2,1। अच्छा, एक और बात बता दूं, नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है, सिंपल। ठीक है, अगेन आपने ओरिजिन से शुरू करके 2 यूनिट आना है लेफ्ट पे और 1 यूनिट जाना है ऊपर, तो ये पॉइंट मिल जाता है आपको -2,1, सिंपल। क्लियर है ना। अच्छा, अब देखें पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप नोटिस करें ना, तो ये एक्स वैल्यूज भी पॉजिटिव है सारी, ये देख लें, और ये वाई वैल्यूज भी पॉजिटिव है। तो लिहाजा पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, ये लिख लें। शायद लिखा होगा, लेकिन नहीं भी लिखा तो आप इसको चीज़ को लिख लें एक मरतबा। पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगी। दूसरे क्वाड्रेंट पे देखें एक्स वैल्यूज ये देखें नेगेटिव आ रही हैं और वाई वैल्यूज स्टिल पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं बल्कि लिख ही देता हूँ, पहले में एक्स भी पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है ऑब्वियसली, और वाई भी ग्रेटर देन 0 है। दूसरे में नोटिस करें एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, वाई ग्रेटर देन 0 है। तीसरे में ये देखें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। ठीक है, दोनों नेगेटिव। और चौथे में एक्स पॉजिटिव है, वाई नीचे की तरफ नेगेटिव है, सो एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज लेस देन 0। ये कुछ पॉइंट्स की तरतीब है। ठीक है ना, अब आप पॉइंट देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, जैसा कि ये पॉइंट उसने ऑलरेडी बता दिया है, -2 इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और 1 इसका वाई कोऑर्डिनेट है। क्योंकि एक्स वैल्यू नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है। ओके, पहली एग्जांपल में वो कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन फिगर, ए बी सी, सॉरी ए बी डी, 3 पॉइंट्स गिवन है। सो इट इज़ वेरी क्लियर। स्टार्ट आपको रीजन से लेना है, हॉरिजॉन्टली देखें 1 2 3, आगे नहीं जाना, ज़ाहिर बात है ये पॉइंट इधर पड़ा हुआ है ना। तो ओरिजिन से ये 3 यूनिट्स दूर है हॉरिजॉन्टली, और याद रखें एक्स वैल्यू हमेशा पहले आएगी, इनको चेंज नहीं करना, वो डिफरेंट हो जाएगा, पहले एक्स फिर वाई। और अब ऊपर की जानिब देखें, 1 यूनिट ऊपर दूर है तो इसलिए ये 1 आ जाएगा, सिंपल। इसके जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो 3,1 है। दूसरे पे आ जाए, बी, बी के लिए आपको लेफ्ट पे आना पड़ेगा, तो देखें -1 -2 -3, फिर नीचे की तरफ आए -1 -2। तो इसका जो x वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट होगा, दैट वुड बी -3 एंड y इज -2, सिंपल। इसी तरीके से अगर आप डी पे जाएं तो उसके लिए हमें राइट साइड पे जाना पड़ेगा, 1 2 3 बस, फिर नीचे की तरफ 1 2 3 4। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए ये नेगेटिव होगा, तो लिहाजा इसके जो पॉइंट्स होंगे दैट वुड बी 3, -4। नहीं बेटा, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये एग्जांपल नंबर 1 थी। ओके, आगे चलें। ये 2 डेफिनेशन है, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स होती हैं, फिजिक्स में भी और मैथमेटिक्स में भी ना। एक ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए या जिनको डिफाइन करने के लिए
आपको सिर्फ नंबर की ज़रूरत पड़े, उस नंबर को हम नाम देते हैं मैग्नीट्यूड का। सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो, उन्हें हम स्केलर कहते हैं। मिसालें लेना चाहते हैं तो मैथ्स बताने के लिए आपको पता है डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम टाइम के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। किसी सॉलिड शेप का वॉल्यूम, अगेन नो नीड ऑफ डायरेक्शन। इसी तरीके से पावर के लिए भी कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। इसी तरीके से वेक्टर की बात की जाए ऑन दी अदर हैंड, तो उसके लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बताना पड़ेगा कितनी है और किस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन एंड देन फोर्स, बताते हैं ना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएं और कितनी लगाएं। इसी तरीके से मोमेंटम। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स में ना हम आम तौर पर वेक्टर्स को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टेड का मतलब है जिसमें एरो आ जाए, जिसमें डायरेक्शन आ जाए, जैसा कि ये आप देख लीजिए दिस वन। तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट, सेगमेंट। अच्छा, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि इस केस में नोटिस करें दिस पॉइंट, इसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इसे हम टेल भी कह लेते हैं, दुम, सही है। एंड दिस इज द टर्मिनल पॉइंट, जिसको हम वेक्टर की टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिप। तो आपने दो लफ्ज याद रखने हैं, टेल एंड टिप ऑफ द वेक्टर। ठीक है। आमतौर पर होता यह है कि हम वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो टेल होती है, वो हम ओरिजिन पे ले रहे होते हैं। कैसे? देखें, फॉर एग्जाम्पल ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके अंदर वेक्टर को मैं लूंगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट आप देख रहे हैं ओरिजिन पे है, बाकी अकॉर्डिंगली फाइनल आपने जहाँ पर भी लेना है। क्लियर है। और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम आम तौर पर स्मॉल केस लेटर से, छोटी है बी सी से। और इसको लिखने के तरीके हैं, खाली ये नहीं लिखेंगे, इसे हमें नहीं पता चलेगा ये वेक्टर है या स्केलर है। तो इसके लिए या तो आप इसको अंडरलाइन कर दें, यह तरीका भी इस्तेमाल होता है, या ऊपर छोटा सा एरो लगा दें, या फिर तीसरा तरीका है कि आप इसको बोल्ड करके लिख दें। ठीक है। इनमें से जो मर्जी आप चाहें यूज़ कर सकते। बोर्ड वाला थोड़ा सा ज़रा आपको पता है पेपर पे शायद मुश्किल होगा, तो इसलिए हम या तो इसको ऊपर एरो लगाया करेंगे या फिर अंडरलाइन। ठीक है। तो ये बेसिक है वेक्टर की, वेक्टर एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, अब इसी की कुछ फर्दर सिंपल डेफिनेशंस हैं। वेक्टर दैट हैज सेम मैग्नीट्यूड एज द गिवन वेक्टर बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे नंबर भी नेगेटिव होते हैं ना, ऐसे वेक्टर भी नेगेटिव होता है अगर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो। जैसा कि आप देखें ये वाला वेक्टर और ये वाला। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब आपने लेना है लेंथ, उसकी टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ये दोनों वेक्टर की लंबाई एक जितनी है बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये ऊपर ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो। इसी तरीके से टू वेक्टर्स ए और बी इक्वल तब होंगे जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है। उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती, वो प्लेन में किधर पड़े हुए। अब मिसाल के तौर पर मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, लेट्स से दिस वन। ठीक है। और एक और वेक्टर ले रहा हूँ, लेट्स से दिस। अभी ये देखें, एक इधर पड़ा हुआ है, एक ऊपर पड़ा हुआ है, बट क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शंस और इनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए हम इनको इक्वल कंसिडर करेंगे। समझ रहे हैं बात को? पोजीशन मैटर नहीं करती कि उनका इनिशियल पॉइंट किधर है। देखें ना, इसका इनिशियल पॉइंट ये वाला है, इसका ये वाला है, उसका टर्मिनल भी और है, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो लिहाजा ये इक्वल होते हैं। बाकी इक्वल के लिए हम यूँ लिखा करते हैं ए इक्वल टू बी। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स की। ओके, इसी तरीके से ये एक बिल्कुल सिंपल सी मिसाल है, वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, कोइंसिडेंट हो। ठीक है ना, सेम पॉइंट पे हो। ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। बेसिकली वो पॉइंट ही होगा एक, यही पॉसिबिलिटी है ना, यही इसका इनिशियल पॉइंट है, यही टर्मिनल पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो या नल वेक्टर कहते हैं। ठीक है। और ये वेक्टर जो है ना, इनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और नजर भी आ रहा है, लेंथ इनकी सिफर है, कोई लेंथ नहीं है। और ये हर वेक्टर के पैरेलल होते हैं, हर वेक्टर के पैरेलल होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। यानी अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से, बल्कि या यूं कह लें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है। वेरी सिंपल,
देखें मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर ए पड़ा हुआ आपके पास, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी लेंथ डबल हो जाएगी। लेंथ यानी आप यूं समझें कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर की लेंथ पे फर्क पड़ता है, लेंथ पे, ठीक है ना, डिपेंड करता है किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ना 0.5 से किया तो ये एक्चुअल वेक्टर की हाफ रह गई, उससे भी आधा हो गया यहाँ पे करके ना, देख सकते हैं। और अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बाकी देखें ये -2a है तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और इसके साथ में लेंथ भी डबल हो गई, एक लेंथ डबल, दूसरा डायरेक्शन चेंज। और लास्ट पे है -0.5, अगेन डायरेक्शन भी चेंज और लेंथ भी आधी रह गई। सो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट डेफिनेशन है पोजीशन वेक्टर की। अच्छा ये शायद मेरे से आगे पीछे होगी लेकिन चले खैर फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन वेक्टर आप कहते हैं एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसा कि ये देखें ना, ये पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, तो ये वेक्टर जो आपको नजर आ रहा है ये दरअसल इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है ओरिजिन के हिसाब से, इसे हम कहेंगे दिस इज पोजीशन वेक्टर, सिंपल। ये देख भी सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओ। यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, मिसाल के तौर पर चले मैं एक वेक्टर की मदद से बता देता हूँ। एज्यूम करें ये पॉइंट है ए ऑफ x1 y1, मैं नाम दे रहा हूँ x1 y1, और एक और पॉइंट है बी ऑफ x2 y2। ठीक है, ये जस्ट पॉइंट्स हैं। अगर आप ये वेक्टर मालूम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए बी यानी ए से बी, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन गई और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या बनेंगे, आपने x2 माइनस x1 करना है, x1 को x2 से माइनस करें, कोमा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये जो भी नंबर आएगा वो बेसिकली ये वेक्टर होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आती है डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की। सो मैग्नीट्यूड का मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज लेंथ ऑफ अ वेक्टर, सिंपल। किसी वेक्टर की लेंथ जहरी बात अब एक नंबर होगी, उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इसको फाइंड करने का ये रहा फॉर्मूला, ये आपने नोट कर लेना, इसको हम यूज़ करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। यानी जो भी आपके पास, जैसे मैं बता चुका हूँ ना, पी और क्यू अगर 2 पॉइंट्स हैं इनसे वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का जो यानी एक्चुअली में जो एक्स वाली वैल्यूज होंगी उनको माइनस करके उसका स्केयर करेंगे, x2 माइनस x1, और इसी तरीके से y2 माइनस y1 का स्केयर। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली, अच्छा ये डेफिनेशन रिपीट हो गई है, चलें कोई इशू नहीं है। तो बहरहाल दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। क्लियर है? एंड फाइनली दिस इज द लास्ट डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर। नाम से पता चल रहा है यूनिट, यूनिटी, वन को कहते हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसकी लेंथ 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, सिंपल। और हाँ आप, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आमतौर पर इसके ऊपर ये हैट लगाते हैं कुछ इस तरह से ना, मतलब अगर कोई वेक्टर लेट से एक्स वेक्टर है तो इसके ऊपर ये हैट लगा देंगे, इसका मतलब है ये ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 है। और इसी तरीके से अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है जिसकी लेंथ तो 1 नहीं है, आप उसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है ये वाला, ये देख लीजिए। उस वेक्टर को आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जो नया वेक्टर मिलेगा उसकी लेंथ 1 होगी। मिसाल के तौर पर ये एक्चुअल वेक्टर है और लेंथ 1 वाला, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है, लेट्स से दिस वन, सॉरी इसके एग्जैक्टली ऊपर होगा तो मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ, लुक एट दैट। ठीक है, तो इसी की डायरेक्शन में, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्लियर है? अभी चलते हैं मेरे ख्याल में एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वाड्रेंट्स का बताना है, किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। वेरी सिंपल, ये जो पहला वाला पॉइंट है इसमें आप देखिए एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है, वाई भी पॉजिटिव है, तो आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं, द पॉइंट 4,3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। खुद से लिख लेना, मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, दिस इज क्वाड्रेंट 1। सो यूं लिख लीजिए क्वाड्रेंट 1, क्योंकि इसमें एक्स वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ज़रा वीडियो को पॉज करके दूसरे के बारे में गेस करें, दूसरे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
सेकेंड पार्ट में 5 और -4, जिसमें x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है। इसमें होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में x वैल्यू पॉजिटिव हुआ करती है एंड y वैल्यू नीचे की तरफ नेगेटिव होती है। ओके, इसी तरीके से थर्ड वाले में देखें, इसमें x नेगेटिव है यानी ये लेफ्ट साइड है ओरिजिन की, और y पॉजिटिव है यानी ऊपर की तरफ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। सिंपल, दिस इज क्वाड्रेंट 2। ओके, एंड फाइनली दोनों नेगेटिव है यानी कि ये ओरिजिन की लेफ्ट साइड है और नीचे की तरफ है, तो ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। सो यू कैन राइट द पॉइंट -4, -4 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको पॉइंट्स गिवन और हमें ये आइडेंटिफाई नहीं करना, प्लॉट करना है इन पॉइंट्स को इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखें तो दिस इज 3, -3, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये देखें x पॉजिटिव y नीचे की तरफ नेगेटिव। अच्छा, एक मिनट दें ज़रा, इसके साथ मैंने नेगेटिव साइन लगाना शायद भूल गया हूँ, ये भी मैं जल्दी से लगा देता हूँ। सो बेसिकली ये है -1, -2, -3, सिमिलरली नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, बाकी ये x वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, बाकी ये y पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है। ओके, सो अभी चलते हैं वापस इस फर्स्ट पॉइंट पे, 3, -3। ओरिजिन से शुरू करें। 3 यूनिट राइट साइड पे और 3 नीचे की तरफ। ये देखें, 3 इधर राइट साइड पे और 3 नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव है ना इस वजह से, तो ये पॉइंट बनता है। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज ए ऑफ, साथ में आप लिख सकते हैं ए ऑफ 3, -3, 3, -3। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है बी ऑफ -3, यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव। अगेन सबसे पहले क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करें, ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखें, ये x -3 है और y +3 है, सो ये पॉइंट बनेगा ये वाला। देख सकते हैं ना, ये x -3, y +3। साथ में लिख भी दें b ऑफ -3, +3। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज C5 7, दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x वैल्यू 5 और y 7 है। ये देखें, ये x 5 नजर आ रही है, ऊपर 7 ऊपर चलते जाए, ये वाला पॉइंट 7 है, दिस वन। ठीक है, तो इसको आप कह देंगे C ऑफ 5, 7, 5, 7। परफेक्ट। नेक्स्ट -2, -4, यानी x -2 और y -4, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। और पॉइंट है, ये देखें, -2 नीचे की तरफ -4 आ जाए, ये पॉइंट। तो आप लिख लेंगे d ऑफ -2, -4, -4। क्लियर है? सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ वेक्टर्स गिवन है और हमें बताना है टेल और टिप के बारे में। नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। वेरी सिंपल। फर्स्ट पार्ट में देखें तो इसमें जो टेल है दैट इज बी और टिप है ए। सो हम लिख सकते हैं टेल इज इक्वल टू बी, बस यूं ही आंसर दे देना है, टेल इज पॉइंट बी एंड टिप इज पॉइंट ए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए। इसी तरीके से ज़रा बताएं सेकंड पार्ट के बारे में, वहाँ पर टेल और टिप कौन सी है। सेकंड पार्ट में अगर आप नोटिस करें तो टेल है पी, लाजमी नहीं है टेल हमेशा नीचे होगी और टिप ऊपर होगी, तो इस तरीके से डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है इसकी। तो बहरहाल सेकंड पार्ट में टेल है पी और टिप है क्यू। सो आप लिख सकते हैं टेल इज इक्वल टू पी, टिप इज इक्वल टू क्यू। क्लियर है? इसी तरीके से थर्ड पार्ट में अगर आप नोटिस करें तो टेल है इसमें एस और टिप है आर, एस और टिप है आर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में नोटिस करें, इसमें टेल हमारे पास है एम और टिप है एन। टेल इज एम एंड टिप इज एन। फिफ्थ पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें टेल आपके पास है ए, क्या ख्याल है? टेल इज इक्वल टू ए और टिप इज
टिप इज बी। और लास्ट पार्ट सिक्स्थ वाले में नोटिस करें, इसमें टेल है डी, टेल इज डी एंड टिप इज सी, दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इसमें आपको वेक्टर्स लिखने हैं ए बी, और ये वाली फॉर्म है। अच्छा, शायद मैं ये मिस कर गया हूँ, ये चीज़ आपके लिए शायद न्यू होगी, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर। आई और जे ये बेसिकली हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, इनका नाम लिख लें, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, यानी ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन 1 हो। और आई बराबर होता है 1,0 यानी x1 और y0, और j बराबर होता है 0,1 0,1 यानी x is 0 एंड y is 1। बाकी इनको मैं प्रॉपर आपको प्लॉट करके भी दिखा देता हूँ। सो लेट्स से दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स अज्यूम दिस वन, और मैं ले लेता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज 1, x is equal to 1 एंड दिस इज j equal to 1, सॉरी j equal to 1, सॉरी j कह रहा हूँ, y equal to 1। ओके, तो अभी यहाँ पर अगर मैं एक वेक्टर लूँ कुछ इस तरह से, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल इसका ओरिजिन हो और एंडिंग पॉइंट ये 1 हो, तो इसे हम कहेंगे दिस इज आई, ठीक है ना। ये क्या है, आई है, यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसकी डायरेक्शन 1 है, इसका मैग्नीट्यूड सॉरी इसकी लेंथ 1 है। और इसी तरीके से एक और वेक्टर में ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, वाई एक्सिस के एग्जैक्टली ऊपर, और इसकी भी लेंथ 1 है, इसको हम नाम देते हैं जे का। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 0 और इसके 0 1। तो ये बेसिकली आप कह लें स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आप हर वेक्टर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है ना एक्स वाई। एक तो वेक्टर को लिखने का ये तरीका होता है, दूसरा ये होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जे यूनिट वेक्टर। तो हम ये दोनों ही यूज किया करेंगे। एक्स के साथ आपने आई लगा देना है, दरमियान में प्लस, और वाई के साथ जे लगा देना है। क्लियर है, इस चीज़ को ज़रा नोट कर लें, मैं इसको भी रिमूव करने लगा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स में दो दो पॉइंट्स गिवन है और हमें वेक्टर लिखना है। फर्स्ट पार्ट में अगर आप नोटिस करें तो पॉइंट ए इज़ 1 -7, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 1, वाई इज़ -7। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट है बी, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, आई मीन एक्स कोऑर्डिनेट इज़ -2 एंड वाई इज़ 4, ठीक है। अच्छा, वेक्टर लिखने के लिए ना तरीकाकार तो वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन इट्स बेटर कि आप पहले इनके पोजीशन वेक्टर्स लिख रहे हैं ओरिजिन के लिहाज से, ठीक है। तो ओरिजिन के लिहाज से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा दैट इज़ ओ ए, ठीक है। ओ उनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ए एंडिंग पॉइंट होगा, एंड इट इज़ द सेम थिंग अगेन, यानी यही सेम पॉइंट आ जाएगा क्योंकि ओरिजिन 0 0 होता है। तो इसको आप आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 आई, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई लिख लें। इसका मतलब है आई इज़ अ यूनिट वेक्टर, फिर -7j आ जाएगा, 7 के साथ j यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है उसका भी हम इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, और वो पोजीशन वेक्टर होगा -2i + 4j, ठीक है। और अभी हम आसानी से ए बी मालूम कर सकते हैं, वेक्टर ए बी। तो बाय डेफिनेशन वेक्टर ए बी बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए, फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। दोनों की वैल्यूज लगा सकते हैं आप। ओ बी बराबर है -2i + 4j के, +4j, एंड जो ओ ए है दैट इज i -7j। बाहर नेगेटिव साइन है तो इसलिए उसको ब्रैकेट लगाएंगे आप, i -7j। चलें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट बिकम्स -2i + 4j, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा -i + 7j। क्या आ जाएगा, -i और फिर 7j। और अभी हम i कंपोनेंट को i में ऐड करेंगे, j को j वाले में ऐड करेंगे। तो -2 - i यानी -2 - 1, ये बन जाएगा -3i, और फिर 7 + 4 = 11। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये वेक्टर है ए बी, -3i + 11j।
दिस इज वेक्टर ए बी। नेक्स्ट पार्ट भी एग्जैक्ट सिमिलर है, उसमें भी 2 पॉइंट्स ही गिवन है, दोनों ए और बी से दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है। सेम लाइंस पे काम करेंगे अगेन। पॉइंट ए इज 8 9, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, वाई इज 9, और बी पॉइंट है 12,3 12 3। सबसे पहले एज यूजुअल हम इनके पोजीशन वेक्टर्स मालूम करेंगे। ओ ए यानी ओरिजिन के लिहाज से वो बनेगा 8i प्लस 9j, 8i प्लस 9j। आप यूं भी लिख सकते हैं, दोनों लिखने के तरीके ही ठीक हैं। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ओ बी क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू 12i प्लस 3j, 12i प्लस 3j। Okay, and now we can find vector AB. By definition AB बराबर होगा OB माइनस OA, पोजीशन वेक्टर OB माइनस पोजीशन वेक्टर OA। एंड नाउ हम इनकी वैल्यूज लगा सकते हैं। OB बराबर है 12i प्लस 3j के, 3j माइनस 8i प्लस 9j, 8i प्लस 9j। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस साइन होने की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बना 12i प्लस 3j माइनस 8i माइनस 9j। सो अभी आप कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 12i माइनस 8i ये बनेगा 4i, और 3 में से जब 9 माइनस करेंगे इट बिकम्स नेगेटिव 6j, माइनस नहीं बल्कि सॉरी प्लस नहीं बल्कि माइनस 6j। ठीक है, नहीं बेटा, दिस इज वेक्टर ए बी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो 3 वेक्टर्स गिवन है, हमें इन तीनों के मैग्नीट्यूड्स निकालने हैं। मैग्नीट्यूड से मुराद होता है लेंथ। फॉर्मूला मैं आपको इसका ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर तो 2 पॉइंट्स गिवन हो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि x वाले कंपोनेंट्स को माइनस करें, स्केयर करें, और y कंपोनेंट को माइनस करें, यानी x1 माइनस x2 का स्केयर प्लस y1 माइनस y2 का स्केयर। ठीक है ना, या x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं, और इस सारे का स्केयर रूट। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो। लेकिन अगर इसी तरीके से वेक्टर गिवन है तो वो जरा काम ज़्यादा आसान हो जाता है। a इज इक्वल टू -3i, एक बार आप लिख लें वैसे ही ना, प्लस 2j, ये वेक्टर है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से। वर्टिकल लाइंस लगानी है आपने साइडों पे मैग्नीट्यूड के लिए। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर, जिसको मैं ax लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, प्लस ay स्क्वायर, जो भी इसका y कंपोनेंट होगा ना उसका स्क्वायर कर देंगे, एंड इसका होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर x कंपोनेंट है -3, y इज 2, वैल्यूज लगा दें तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस +2 स्क्वायर विच इज y कंपोनेंट। तो -3 स्क्वायर आपको पता है, दिस इज इक्वल टू 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4, and ultimately 9 plus 4 is 13. So this is the magnitude of given vector A, square root of 13। आप बाकी इसका डेसिमल में आंसर भी निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, whatever the number is, this is the answer। ठीक है, सेकेंड पार्ट, इसमें जो वेक्टर गिवन है दैट इज 4i माइनस 3j। सेकेंड पार्ट में वेक्टर गिवन है 4i, वेक्टर A is 4i minus 3j। सो वंस अगेन फॉर्मूला इस मरतबा आप ऑलरेडी जानते हैं, तो डायरेक्टली मैं वैल्यूज लगा दूंगा। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, दरमियान में हमेशा आता है पॉजिटिव, और y कंपोनेंट है -3 का स्क्वायर, एंड फिर इस सारे का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर होगा 16, एंड -3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट।
और आपको पता है 16 9 जमा करें तो ये बनता है 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज जस्ट 5. So finally this is the answer. Magnitude of vector A is equal to 5. Clear? Okay. And then the last part of this question. इस मरतबा है 1/2 I plus 3/2 J. थर्ड पार्ट में 1/2 I plus 3/2 J. एक मरतबा आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं. अच्छा, आप चाहें ना तो इसके लिए ऊपर भी एरो लगा सकते हैं. दोनों नोटेशन यूज की जा सकती हैं जो आपको आसान लगे. 1/2 I यूनिट वेक्टर plus 3/2 J unit vector. So once again, using the same formula, magnitude of A is equal to square root of x component का स्केयर यानी 1/2 का होल स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर विच इज 3/2. तो ये आ जाएगा 3/2 का होल स्केयर एंड ऑब्वियसली इस सारे का स्केयर रूट भी. अब 1/2 का स्केयर है, ऊपर भी स्केयर लेना है नीचे भी लेना है. 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर आ जाएगा 4. ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4. इसी तरीके से यहाँ पर देखें 3/2 है, 3 का स्क्वायर होगा 9 एंड नीचे अगेन 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 5. सॉरी 5 कह रहा हूँ, 2 का स्क्वायर इज 4. अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप न्यूमिनेटर्स को वैसे ही ऐड कर सकते हैं, या जो भी दरमियान में साइन आ रहा है ना, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर लें. ये आ जाएगा 1 + 9 होल डिवाइडेड बाई 4 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 4. और अब आपको पता है 1 + 9 क्या होता है, दिस इज 10/4. 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो इसको आप अलग से 2 लिख सकते हैं. 10 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें. सो फाइनली द आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 10, एक मिनट, स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2. नहीं बेटा, दिस इज द आंसर. ये है मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर ए. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यूनिट वेक्टर्स मालूम करने हैं इन वेक्टर्स की डायरेक्शन में. यूनिट वेक्टर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 1 हो. अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं. यानी अगर आपको ये वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल ये वाला, मुझे नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या है, जो भी डायरेक्शन होगी इसकी, सॉरी जो भी इसका लेंथ होगी, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, आपने इसी डायरेक्शन में 1 लेंथ वाला वेक्टर निकालना है. तो चले मैं इसी के ऊपर ही एक और वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं फर्ज करता हूँ कि ये जो वेक्टर है ना, इसकी लेंथ 1 है. ये वेक्टर बेसिकली हमें चाहिए होगा. क्लियर है? सो फर्स्ट पार्ट में जो वेक्टर गिवन है दैट इज, फर्स्ट पार्ट में दैट इज ए इज इक्वल टू -4i + 5j. फॉर्मूला इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब फिर हम लिख लेते हैं. यूनिट वेक्टर को हम ये हैट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बराबर होगा एक्चुअल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमें दोबारा से इन वेक्टर्स के बस मैग्नीट्यूड निकालने हैं और फिर उसको एक्चुअल वेक्टर से डिवाइड कर देना है. सिंपल. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला. बल्कि इसको मैं अलग क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैं यहीं पे लिखता हूँ और 1 का नाम दे देते हैं हम इसको हम 1 का नाम दे देते हैं. नाउ वी नीड मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी आप ऑलरेडी जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट स्केयर. यहाँ पर एक्स कंपोनेंट है -4 का स्केयर आ जाएगा एंड देन 5 स्केयर, +5 स्केयर, इट्स होल स्केयर रूट. -4 का स्केयर आप जानते हैं, दिस इज 16 एंड 5 का स्केयर होता है 25. अल्टीमेटली बन जाएगा 16 + 25, और इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 41, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 41 बेसिकली, स्क्वायर रूट ऑफ 41. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज स्क्वायर रूट ऑफ 41. ओके, अभी आप इसको 1 में पुट कर देंगे. सो फ्रॉम 1
इसको 1 में पुट करें तो हमारे पास वेक्टर का उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा. सो ओरिजिनल वेक्टर विच इज -4i plus 5j divided by this magnitude square root of 41. नहीं बेटा, दिस इज द आंसर. हाँ, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं. सो फाइनल जो फॉर्म बनेगी दैट वुड बी -4/√41. अलग कर लें, -4/√41 साथ में i यूनिट वेक्टर प्लस दरम्यान में पॉजिटिव है ना 5/√41 j यूनिट वेक्टर. नहीं बेटा, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 है और ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में है. ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आ जाए. सेकेंड पार्ट में वेक्टर गिवन है 6i plus 8j. 6, मैं दोबारा देख लेता हूँ, 6i plus 8j. ठीक है, सो दिस इज पार्ट 2. अगेन a is equal to 6i plus 8j. वंस अगेन आप सबसे पहले यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख सकते हैं. क्योंकि हमें इसी की डायरेक्शन में चाहिए तो इसलिए ये बनेगा a/its मैग्नीट्यूड. इसको मैं 1 कह देता हूँ. और अभी हमें यहाँ से मैग्नीट्यूड चाहिए बेसिकली ना. मैग्नीट्यूड फॉर्मूला आप जानते हैं विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 एंड व्हाट इज 8 स्क्वायर 64. तो अल्टीमेटली ये बनेगा 36 प्लस 64. इन दोनों को जमा करें तो ये बनता है 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 100 का स्क्वायर रूट 10. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड यानी इस वेक्टर की जो लेंथ आ गई है वो 10 यूनिट्स है. लेंथ ऑफ दिस वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 10 यूनिट्स. तो अभी आप क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको 1 में पुट कर देंगे. सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम वन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 8i plus 6j. ओरिजिनल वेक्टर यही है ना, सेम 8i plus 6j. ये 6i है, ओ सॉरी 6i plus 8 है. इसको हम दोबारा लिख लेते हैं. दिस इज 6i plus 8j डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वेक्टर विच इज 10. एंड नाउ आप इनको अलग अलग कर सकते हैं 6/10 एंड 8/10. तो ये आ जाएगा 6/10i यूनिट वेक्टर प्लस 8/10j यूनिट वेक्टर. 8/10j यूनिट वेक्टर. और इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है. 6 और 10 में ना 2 कॉमन है. 6 और 10 में 2 कॉमन है तो 2 3 6 कर देंगे. ये देखो ना 2 3 6 और 2 5 10. इसी तरीके से 2 4 8 2 5 10. तो फाइनल बनेगा 3/5 और 4/5. सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी ना जो, वो आ जाएगी 3/5 प्लस, बल्कि साथ में ऑब्वियसली i भी आएगा, प्लस 4/5j. 4/5j. नहीं बेटा, दिस इज द यूनिट वेक्टर. ये सेकंड पार्ट था. नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें वेक्टर्स हैं 1/√6i प्लस 1/√6j. दोनों 1/√6 ही. ठीक हो गया. दिस इज थर्ड पार्ट. सबसे पहले एज यूजुअल हम वेक्टर लिख लेंगे 1/√6i यूनिट वेक्टर प्लस 1/√6j यूनिट वेक्टर. j यूनिट वेक्टर ले रहे. ओके, सो अभी सबसे पहले आप ऑब्वियसली एज यूजुअल फॉर्मूला लिख सकते हैं विच इज़ a/its मैग्नीट्यूड. सो अभी हमें यहाँ से मैग्नीट्यूड चाहिए. मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, x कंपोनेंट स्केयर प्लस y कंपोनेंट स्केयर और उसका स्क्वायर रूट.
तो ये आ जाएगा 1/6 होल स्क्वायर, 1/6 होल स्क्वायर प्लस 1/6 होल स्क्वायर, ठीक है, √6 होल स्क्वायर और उस सारे का स्क्वायर रूट। अभी आपको पता है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्सेस कह सकते हैं होते हैं, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, जब नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे ना तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से भी ऐसे ही नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे तो कट जाएंगे, तो इसलिए ये बनेगा 1/6 प्लस 1/6। सिंपली क्या आ जाएगा, 1/6, ऑब्वियसली स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, 1/6 प्लस 1/6 अब देखें चूंकि डिनोमिनेटर्स सेम है दोनों के, तो न्यूमरेटर को हम वैसे ही ऐड कर सकते हैं। नीचे 6 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर 1+1, 1+1, ठीक है। एक मिनट, सो 1+1 आपको पता है दिस इज इक्वल टू 2, एंड अल्टीमेटली ये बन जाएगा 2/6। 2 और 6 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6 होता है ना, तो ये बनेगा ये क्या आ जाएगा बोला, 1/√3, कुछ इस तरीके से। लेकिन लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 3 स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। दिस इज इम्प्रॉपर, आई मीन इरेशनल, सॉरी। इसको रैशनल करने के लिए याद रखें, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर कोई स्क्वायर रूट में नंबर आ जाए ना, तो आपने उसको रैशनलाइज करना है। ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है लिखने का। तो उसके लिए जो कि नीचे 3 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, देखें क्या बनेगा बड़ा। इस सारे फ्रैक्शन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये देखें ज़रा, अगर करूं तो नीचे 3 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं रफ में कर रहा हूँ बल्कि, 3 × 1 ऊपर 3 आ जाएगा, 3 × 1 इज 3, नीचे 3 का स्क्वायर, नीचे वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा √3/3, √3/3। तो इसलिए मैं बजाय के यहीं पे सारा करूँ, मैं डायरेक्टली इसका यहाँ से यही आंसर लिख रहा हूँ। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज √3 डिवाइडेड बाई 3। नहीं बेटा, दिस इज द लेंथ, द मैग्नीट्यूड। अभी आप इसको 1 में पुट कर दें, फ्रॉम 1 you can write from 1 unit vector in the direction of A is equal to original vector, which is 1/6i plus 1/6j divided by the length, the magnitude, which is √3/3, √3/3। तो अभी इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें लिखना है। न्यूमरेटर में देखें √6 और √6, आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/√6 बाहर आ जाएगा, बाकी बचेगा सिर्फ i और j, यानी i प्लस j, ये बचेगा बाकी i प्लस j, और नीचे √3/3 ही रहेगा, √3/3। अभी अलजबरा यूज़ करना है आपने, ये 3 ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, और ये √6 नीचे इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर हम थोड़ा सा रीराइट कर सकते हैं, मतलब 2 फ्रैक्शन आ रहे हैं ना, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय i प्लस जे, और उसके साथ में है √6 मल्टीप्लाई बाय √3। वंस अगेन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा फिर वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसा भी हमने पहले किया था। तो 6 3 कितना होता है, पहले तो आप इनको ना इकट्ठा कर लें, दोनों स्क्वायर रूट अलग अलग हैं, दरम्यान में अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो एक में भी लिख सकते हैं, ये बेसिक रूल है। तो ये बनेगा 3i प्लस जे डिवाइडेड बाय √18। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब 18 जो है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 18 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 18 को सवाल ही पैदा होता है ना कि यहाँ से मुझे परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 2 से, तो ये कितना बनता है, 36 बन जाएगा। और आपको पता है 36
का स्क्वायर रूट होता है 6, ठीक है ना। तो इसलिए हमें 36 चाहिए, तो उसके लिए मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, नीचे भी करवा दूंगा। किससे? सिर्फ 2 से नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, ताकि मैं 18 से उसको मल्टीप्लाई करवा सकूं। तो सेम थिंग आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय आई यूनिट वेक्टर प्लस जे, और उसके साथ में ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ 2, नीचे भी ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 18 साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। थोड़ा सा मजीद इसको रीअरेंज करते हैं। ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट 2 को मैं शुरू में लेके आ रहा हूँ, साथ में आई प्लस जे, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो एक स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं। तो 18 दो कितना होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आई प्लस जे, आई प्लस जे, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 6। अब इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 6 होता है ना, तो नीचे 2 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो इट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 साथ में आई प्लस जे। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। सो फाइनल आंसर बनेगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 आई यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 जे यूनिट वेक्टर। ले बेटा, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ठीक है। ओके, एक और बात में नोटिस करें, ये ज़रूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट बुक वाला ही आंसर आए। बुक में शायद आंसर जो है ना वो उसने यहीं से इसको चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रखा है। तो आपकी बुक में आंसर होगा ये वाला 1/√2i प्लस 1/√2j। बिल्कुल ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगेन ये स्टैंडर्ड वे नहीं है लिखने का। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये एक्स्ट्रा 3-4 स्टेप कर दें, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है ना। तो आपकी बुक में उसने बेसिकली यहीं से सिंप्लीफाई किया होगा इसको। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 18 बनेगा। 18 मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। डिनोमिनेटर में बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। क्या 18 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई 2? लिखा जा सकता है ना, सिंपल है। अब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 3 बाहर आ जाएगा, तो ये वाला 3 नीचे है और ये 3 ऊपर भी है, ठीक है ना। बल्कि ये नेक्स्ट स्टेप के बाद है, यहाँ से नहीं है, सॉरी, ये नेक्स्ट स्टेप के बाद है, यहाँ से। खैर, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी नीचे बचेगा सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, विच इज 1/2i माइनस 3/4j, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट, 1/2i यूनिट वेक्टर माइनस 3/4j यूनिट वेक्टर। नहीं बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। अगेन मैंने फॉर्मूला लिख लिया सबसे पहले, तो नाउ वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड, द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। सो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, एक मिनट ज़रा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/4 का होल स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और आपको पता है 2 का स्क्वायर इज 4। सिमिलरली दूसरे वाली टर्म में -3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर इज 16। तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 9/16। दो फ्रैक्शंस आ गए हैं, दोनों को जमा करने के लिए डिनोमिनेटर में सेम नंबर आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में सेम बनाने के लिए, ये देखें ना, ये 4 है, इसको मैं 16 बना सकता हूँ अगर इस फ्रैक्शन को मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 को, तो ये 4 ही रहेगा, और नीचे वाले 4 को 4 से करेंगे, ये 16 बन जाएगा, प्लस 9/16, 9/16, ठीक है। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो वी कैन ऐड द न्यूमिनेटर्स, यानी ये बनेगा 4 + 9 होल डिवाइडेड बाई 16 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 16। 4 जमा 9 कितना होता है 13, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, दिस इज 4।
ले बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ 13/4, स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 4। और अभी हम इसको सब्सटीट्यूट करेंगे 1 में, सो यू कैन राइट वन फ्रॉम वन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओरिजिनल वेक्टर। ओरिजिनल वेक्टर क्या है? इट इज 1/2 माइनस 3/4। क्या वेक्टर है? 1/2 आई माइनस 3/4 जे, 3/4 जे डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13/4, स्क्वायर रूट ऑफ 13/4। आपको पता है ना, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में भी चेंज कर सकते हैं। तरीकाकार क्या होगा? तरीकाकार ये है कि आपने डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, सिंपल। डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से, तो ये बनेगा 1/2 आई माइनस 3/4 जे। क्या ख्याल है? 3/4 जे मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। इसका रेसिप्रोकल इसको उल्टाएंगे तो ये बनेगा 4/√13। ठीक है, अब इस 4/√13 को आपको इन दोनों टर्म से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों से। इस चीज़ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम जैसे नहीं होता, मैथ वाली तकसीम नहीं है ये, और तरह से। खैर, 4/√13 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये, चलें एक बार मैं लिख देता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 4/√13 आई यूनिट वेक्टर, आई आ जाएगा साथ में। इसी तरीके से देन नेगेटिव 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/√13 जे यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर। अभी नोटिस करें ज़रा, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 2 द 4 होता है, तो यहाँ पे बनेगा 2/√13 और यहाँ से 3/√13। सो फाइनल आंसर इज 2/√13 आई यूनिट वेक्टर आई माइनस 3/√13 जे यूनिट वेक्टर। नहीं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें अगेन तकरीबन सेम काम करना है। 3 वेक्टर्स इस मरतबा गिवन है और हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है पैरेलल टू दिस। पैरेलल का मतलब यही होता है कि इसी की डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। आपको पता है ना पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन या तो सेम हो या एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, यानी ये 2 वेक्टर्स पैरेलल है। क्लियर है? इसी तरीके से मैं तीसरा वेक्टर ले रहा हूँ जिनकी डायरेक्शन इनके एग्जैक्ट ऑपोजिट आ रही है, आप देख सकते हैं, एग्जैक्ट ऑपोजिट। इसका मैटर नहीं करता लेंथ कितनी है, सिर्फ डायरेक्शन मैटर करती है, या तो सेम हो या एग्जैक्ट ऑपोजिट हो। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल कह रहे होते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात जो है ना, जो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं उनको हम कुछ और नाम भी दे लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी आप फिलहाल जहन में यही रखें कि डायरेक्शन अगर फुल ऑपोजिट हो या सेम हो तो पैरेलल, सिंपल। ओके, सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a प्लस बी माइनस 3c। गिवन वेक्टर्स हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू 5i माइनस 7j। इसी तरीके से वेक्टर b की वैल्यू है नेगेटिव i माइनस j एंड फाइनली c वेक्टर इज 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। So let's find first a plus b minus 3c. a plus b minus 3c. तो a और b जमा हो रहे हैं बेसिकली। a is 5i minus 7j plus b is negative I minus j and then plus, बल्कि नहीं माइनस है, -3 मल्टीप्लाई बाय c वेक्टर which is 2i plus 3j प्लस 3j। तो पहले हम जो है ना ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। सो ये बनेगा 5i माइनस 7j एज इट इज़, माइनस 7j एज इट इज़। यहाँ पर भी बाहर प्लस साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे,
ये आ जाएगा नेगेटिव आई माइनस जे, बट यहाँ पर बाहर माइनस है तो अंदर वाले दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। 3 2 कितना होता है 6, तो ये बनेगा -6i, -6i। और फिर -3 को 3 से करेंगे, दिस बिकम्स -9j। ओके, तो अभी आप देख लें आई कंपोनेंट्स वाली वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें, जे वाली को अलग कर लें, तो 5i माइनस आई कितना बना 4i, 4 में से 6 माइनस करेंगे -2i, -2i। और इस तरीके से जे वाली को देखें तो ये -7 है, -1 है और -9 है। तो इनको जब आप इकट्ठा करेंगे ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 16 शायद। ये देखें ना 9 10 और ये 17 बनेगा, नोट 16, -17j। बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा, दिस इज a प्लस बी -2c, सॉरी -3c। सो अभी इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो अपनी आसानी के लिए ना हम इसको नाम दे देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, आप देख सकते हैं ना। सॉरी, ये b के ऊपर वेक्टर है, इट्स नॉट यूनिट वेक्टर, a प्लस बी -3c। तो इसको मैं ना नाम दे देता हूँ। आमतौर पर हम वेक्टर्स को यू वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो किसी भी स्मॉल लेटर से कर सकते हैं, लेकिन यू वी से ज़्यादातर। तो मैं चलें इसको वी कह देता हूँ। लेट वी इज इक्वल टू ए प्लस बी -3c। सो अभी हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। v की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बराबर होगा सेम वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सो ऑब्वियसली हमें जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, इसको मैं 1 कह देता हूँ, एज यू फॉर्मूला है 1 कह देते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर, -17 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, -17 का स्क्वायर होता है 289 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ये बन जाएगा 4 + 289, और इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा अल्टीमेटली 293, स्क्वायर रूट ऑफ ऑब्वियसली 293। नहीं बेटा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। अभी आप इसको पुट करेंगे 1 में तो वहां से आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सो यू कैन राइट फ्रॉम 1 मैग्नीट्यूड ऑफ, मेरा मतलब है यूनिट वेक्टर ऑफ v इज इक्वल टू सेम वेक्टर यानी ओरिजिनल वेक्टर -2i -17j डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, -2i -17j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 293। सो अभी आप इसको अलग अलग भी कर लें, दिस इज अ स्टैंडर्ड वे टू राइट इट। -2/293 अलग आ जाएगा, ये देख सकते हैं ना, -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 293 आई यूनिट वेक्टर -17 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 293 जे यूनिट वेक्टर, स्क्वायर रूट ऑफ 293 जे यूनिट वेक्टर। ले बेटा, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर या पैरेलल टू गिवन वेक्टर कह लें। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एग्जैक्ट सिमिलर है, वेक्टर्स बस डिफरेंट है, और हमें इस मरतबा मालूम करना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a -2c + 4b। ओके, सबसे पहले हम तीनों वेक्टर्स एक मरतबा लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 3i -j वेक्टर b इज -2i +4j and vector c is i +2j, it is i +2j। ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड 3a -2c + 4b, 2c + 4b, 4b। तो वैल्यूज लगा दें, a की वैल्यू है 3i -j, तो ये बन जाएगा 3 × 3i -j, देन -2c आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, b नहीं है ये c है, c इज i +2j, i
2j एंड देन फाइनली इट्स 4b, b की वैल्यू है -2i प्लस 4j। सबसे पहले ये जो नंबर साथ में आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो सबसे पहले 3 × 3 इज 9i माइनस 3j। इसी तरीके से -2i माइनस 4j और फिर +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ये माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा -8i प्लस 16j प्लस 4 4 16 16j। तो अभी हम i कंपोनेंट्स को ऐड कर लेंगे और इस तरीके से j वालों को। 9 - 2 7 बनता है, 7 में से 8 माइनस करेंगे, दिस इज -i। क्लियर है, जस्ट -i। इसी तरीके से -4 -3 -7 हो गया, 16 में से 7 निकालेंगे, ये 9 आ जाएगा। तो ले बेटा दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर ए, बल्कि ए नहीं सॉरी 3a माइनस 2c प्लस 4b एंड अगेन इसको आप कोई अपनी आसानी के लिए नाम दे लें। आप लिख सकते हैं लेट, अपनी आसानी के लिए हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, u कह दें, v कह दें, इट्स अप टू यू। सो लेट्स से v इज इक्वल टू 3a माइनस 2c प्लस 4b। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम जानते हैं। देन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू v इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये गिवन वेक्टर यानी ओरिजिनल वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, और इसको चलें 1 कह देते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए मैग्नीट्यूड 9 एंड -1, x कंपोनेंट है -1, y कंपोनेंट है 9, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा सीधा सीधा स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर इज 81, सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 82, स्क्वायर रूट ऑब्वियसली 82। ठीक है ना, सॉरी 9 का स्क्वायर होता है 81। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज स्क्वायर रूट ऑफ 82 एंड अब हम इसको 1 में पुट कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर क्या था ओरिजिनल, -i प्लस 9j, सो फ्रॉम 1 यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v इज इक्वल टू -i प्लस 9j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 82 एंड फाइनली अब आप बस इसको अलग अलग कर सकते हैं, i कंपोनेंट अलग और j अलग। इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर। सो -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 82i, इसी तरीके से 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 82j, 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 82j यूनिट वेक्टर। ठीक है, नहीं बेटा दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मालूम करना है कौन से वेक्टर्स पैरेलल हैं एक दूसरे से। पैरेलल का वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या मतलब क्या होता है, लेकिन अगर आपने चेक करना हो तो इसका मतलब चेक करने का तरीका ये है कि अगर हम एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल से लिख सकें, यानी सम कांस्टेंट टाइम्स द अदर वेक्टर, अगर तो दो वेक्टर इस तरीके से लिखे जा सकें कि एक वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें दूसरा आ जाए तो फिर पैरेलल हो। इसका वैसे एक और तरीका भी होता है, आपने ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको बी के एक्स कंपोनेंट से डिवाइड करवाना है। ठीक है ना, यानी एक्स वाली जो वैल्यूज होंगी ना उन दोनों को आपने डिवाइड करवा देना है। अगर तो ये बराबर आती है इसके भला ए एक्स ओवर बी एक्स बराबर आता है ए वाई ओवर बी वाई के, तो इसका मतलब है जो आपके वेक्टर्स हैं वो दोनों पैरेलल। ठीक है, ए एक्स ओवर बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई ओवर बी वाई, अगर ये दोनों रेशियोज बराबर आ जाए तो जो आप तरीका चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको भी यहाँ पे लिखाने दे रहा हूँ। क्लियर है, मेरे ख्याल में ये पहले वाला ज़रा ज़्यादा आसान है। तो अगर आप नोटिस करें फर्स्ट पार्ट में जो दो वेक्टर्स गिवन हैं दोज आर ए इज इक्वल टू 6i प्लस जे
और जो दूसरा वेक्टर है दैट इज 12i प्लस 2j। 6i और j में से, यानी 6 में से और 1 से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं हम कुछ कर सकते। अलबत्ता जो वेक्टर b है ना, इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, नोटिस दैट b को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 6i प्लस j। क्या ख्याल है, 2 कॉमन निकालूंगा तो बाकी क्या बचेगा, 6i प्लस j, और ये बेसिकली a है, तो हैंस इट कैन बी रिटन एज b इज इक्वल टू 2a। तो हमें एक स्केलर मिल गया, दैट मीन्स द वेक्टर्स आर पैरेलल। हैंस आप लिख सकते हैं, हैंस a एंड b आर पैरेलल। वेक्टर्स a एंड b आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल। क्लियर है? ओके, सेकेंड पार्ट में अगर आप नोटिस करें तो वंस अगेन दो वेक्टर्स गिवन है हमारे पास, -2i प्लस 3j और 6i माइनस 9j। 6i माइनस 9j, ठीक है, दिस इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, वेक्टर a इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से -2i3 था ना, यस, -2i प्लस 3j प्लस 3j। इसी तरीके से जो दूसरा वेक्टर है b, दैट इज इक्वल टू, एक मिनट, दैट इज इक्वल टू 6i माइनस 9j। 6i माइनस 9j। अच्छा, अगेन अगर आप नोटिस करें ना, तो वेक्टर a में 2 और 3 आ रहे हैं और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट b के अंदर आप देखें 6 और 9 से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, बल्कि माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे ताकि वो सेम चीज़ बन जाए। तो ये देखें ज़रा, b इज इक्वल टू माइनस का 3 मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, बल्कि इसके नीचे लिखता हूँ मैं, माइनस का 3 अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, सारी बात है, ये बन जाएगा -2i। यहाँ से माइनस बाहर लिख लिया, बाकी बना प्लस, 9 में से 3 निकाल दिया, बाकी बचा 3j। अभी नोटिस करें ये एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं आ रही, सो दिस मीन्स दैट -3 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर a। स्टिल बेशक ये नेगेटिव ही क्यों नहीं है, वेक्टर्स फिर भी पैरेलल ही होंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव हो, दोनों सूरतों में ये पैरेलल होते हैं। सो नाउ यू कैन राइट हैंस a एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट में अगर आप नोटिस करें तो वेक्टर्स गिवन है 5i माइनस 4j, एक मिनट, 5i, थर्ड पार्ट, वेक्टर a इज इक्वल टू 5i माइनस 4j, और वेक्टर जो b है दैट इज, दोबारा देख लेते हैं, वेक्टर b इज 6i माइनस 3j। 6i माइनस 3j। अगेन b से आप 3 कॉमन तो निकाल लेंगे, लेकिन फिर क्या बनेगा, b का अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, बल्कि 3 कॉमन निकालता हूँ, तो ये बन रहा है 2i माइनस j, विच इज़ नॉट इक्वल टू a तो आपके पास 5i माइनस 4j है, तो इसका मतलब है इस मरतबा हम इसको नहीं लिख सकते। सो यू कैन राइट b इज़ नॉट इक्वल टू some lambda times vector a, which implies that vectors are not parallel। लिख भी सकते हैं, hence, एक मिनट, इसी को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, hence vectors a and b are not parallel this time, not parallel। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट। एंड फाइनली इन लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दो वेक्टर्स गिवन है 3i माइनस 7j और b वेक्टर है 6i माइनस 14j। वंस अगेन b वेक्टर में से दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकालेंगे, बाकी बचेगा 3i और 7j, ऑब्वियसली माइनस 7j, और ये एग्जैक्ट सेम वेक्टर आ रहा है, इसकी जगह पे लगा दें, सो b इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। क्लियर है? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें एक वेक्टर मालूम करना है जिसकी लेंथ क्या हो, थ्राइस हो, इस वेक्टर से 3 गुना हो ज़्यादा, और ऑपोजिट डायरेक्शन से हो।
समझ रहे बात को, डायरेक्शन ऑपोजिट बट लेंथ 3 गुना ज़्यादा हो, दो काम करने हैं। सो सबसे पहले हम गिवन वेक्टर लिख सकते हैं, इसको चले कोई नाम दे लें, लेट u इज इक्वल टू 3i माइनस 2j, थ्राइस लेंथ वाला वेक्टर है। अब वेक्टर लिख लें, अब वेक्टर थ्राइस इन लेंथ, थ्राइस इन लेंथ जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी सिंपल। सॉरी, थ्राइस इन लेंथ इज 3u, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, दिस इज 3u, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इट बिकम्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3i माइनस, सॉरी 3i माइनस 2j, ठीक है, माइनस 2j। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए 9 बनता है, 3 2 6, तो अल्टीमेटली ये बनेगा 9i माइनस 6j माइनस 6j। नहीं बेटा, दिस इज 3u। ओके, इसी तरीके से दूसरा काम हमने क्या करना है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, वेरी सिंपल। सो यू कैन राइट फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन, फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन मल्टीप्लाई दिस बाय नेगेटिव, यानी माइनस 3u नेगेटिव 9i माइनस 6j, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे, सो इट बिकम्स नेगेटिव 9i प्लस 6j। ले बेटा, दिस इज द आंसर, नेगेटिव 9i प्लस 6j। ये है क्वेश्चन नंबर 10। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें हमें दो वेक्टर्स मालूम करने हैं दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में से डबल हो, उनमें से एक की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दूसरे की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। सिंपल, बिल्कुल पिछले से मिलता जुलता सवाल है, पिछले वाले से बिल्कुल मिलता जुलता है। सो वंस अगेन इसको मैं नाम दे दूंगा, लेट, चलें अगेन मैं यू ही कह देता हूँ, u इज इक्वल टू 3i माइनस 5j। सो एक बार हम इसको जस्ट डबल कर देंगे, तो यू कैन राइट डबल द डायरेक्शन, direction it becomes 2u is equal to 2 multiply by 3i minus 5j, 3i minus 5j, 2 3 6 होता है, and 2 multiply by negative 5 is negative 10, so ultimately the answer is 6i minus 10j। नहीं बेटा, दिस इज 2u। दूसरा में क्या काम करना है, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, सो नाउ रिवर्स द डायरेक्शन, reverse its direction, now reverse its direction, सही है। तो डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए माइनस से माइनस 7 लगा दें, नेगेटिव 2u इज इक्वल टू नेगेटिव 6i माइनस 10j। जब आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो इट बिकम्स नेगेटिव 6i प्लस 10j, नेगेटिव 6i प्लस 10j। ले बेटा, दिस इज द आंसर। दो आंसर्स आ रहे हैं ना, एक 2u और दूसरा ये नेगेटिव 2u, दैट्स इट। ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। आज के इस लेक्चर को भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। आज के इस लेक्चर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।